अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब तीर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दे। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विश्ववृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विश्ववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु भी है। विश्ववृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विश्ववृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विश्ववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विश्ववृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विश्ववृत्त के
दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं। विषुववृत्त 0 अंश अक्षांश उत्तर ध्रुव, 90 अंश उत्तर अक्षांश तथा दक्षिण ध्रुव 90 अंश दक्षिण अक्षांश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं और भी है। ए है 1 उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 अंश उत्तर अक्षांश, 2 दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 अंश दक्षिण अक्षांश, 3 विषुववृत्त के 66 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और 4 है विषुववृत्त रेखा के 66 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आता है। इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान के स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप एवं हिंदी महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को
सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 अंश देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 अंश याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पु तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश या समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए आसाम में धुबरी 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, ड अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ, ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। आओ कुछ करके सीखें। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख याम्योत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रेंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विश्ववृत्त 2 बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रेंग दीजिए। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय
सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय को क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा आसाम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 अंश 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 अंश 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। धन्यवाद।